वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2022 और 18 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF दाओस एजेंडा वर्चुअल इवेंट की विषय वस्तु क्या है, जिसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, बूस्टिंग डिजिटल इकोनॉमी, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF दाओस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को संबोधित किया। WEF 17 से 21 जनवरी तक अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की विषय वस्तु पर आयोजित किया जा रहा है। दाओस एजेंडा 2022 कुल शून्य उत्सर्जन की दौड़ में तेजी लाने के लिए कई WEF पहलों के शुभारंभ को भी चिन्हित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता चंचल, मेघना रावत, सविता पूनिया या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सविता पूनिया। सविता पूनिया भारत महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। वह मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में प्रतिस्पर्धा करने वाली 7 अन्य टीमें चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया है। रानी रामपाल की बेंगलुरु में चैंपियनशिप के दौरान चोट लगने के कारण सविता पूनिया को टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने? VK सिन्हा, KP अरविंदन, SK पाठक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, KP अरविंदन। KP अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक बने। वह 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उनके पास समुद्री इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री और NITIE मुंबई से औद्योगिक इंजीनियरिंग में MTech की डिग्री है। रियर एडमिरल KP अरविंदन नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग IS शिवाजी लोनावाला के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जो कि नेवल इंजीनियरिंग कोर्स के पहले बैच से ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस सेना के लिए जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई है? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय थल सेना। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से भारतीय थल सेना के लिए जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई है, जो आरामदेह और जलवायु अनुकूल है, जिसका डिजाइन कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है। इस नई पोशाक को पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो की एक टुकड़ी ने करियप्पा मैदान में आयोजित सेना
सेना दिवस परेड में प्रदर्शित किया। यह नई पोशाक जैतून और मिट्टी के रंग सहित मिश्रित रंगों वाली है, जिसे हर तरह से भूभाग के उपयोग में किया जा सकता है। यह डिजिटल डिस्क्रिप्टिव पद्धति वाली वर्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? जसपाल सेन, अविनाश पांडु, विजय शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अविनाश पांडु। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निर्देशक के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने जिसके लिए उन्हें वार्षिक वेतन $54,000 यानी 40.50 लाख रुपए दिया जाएगा। 46 वर्षीय अविनाश पांडु को दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में 2 दशकों से अधिक का कोचिंग अनुभव है। सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग अनिवार्य किए? 23, 6, 4 या 12। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 6। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर वाहन में कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य किया। यह नियम अक्टूबर 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यात्रा के दौरान टक्कर लगने और बगल से होने वाली टक्कर सवारी को सुरक्षित करने के लिए 4 अन्य एयरबैग को शामिल करने का कहा है। इस नए नियम के बाद अब प्रत्येक 8 सीटर कार में 2 एयरबैग आगे और 2 एयरबैग कार के एक साइड और 2 एयरबैग कार की दूसरी साइड होने अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय में जेई गेहूं, चावल और नाइजर फसल की किस्में विकसित की है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVV, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की गई है जो अन्य राज्यों में भी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसने जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 और नाइजर की 3 किस्में विकसित की है। जई की 2 किस्मों में से जो 5-3-4 महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को जनवरी 2022 में पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कानपुर, भूषण स्टील लिमिटेड कानपुर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला। तो दोस्तों इसी का नाम, इसी को सेल बोलते हैं दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक नई इकाई राउरकेला स्टील प्लांट RSP को पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह DMR ग्रेड स्पेशलिस्ट
यह DMR ग्रेड स्पेशलिस्ट स्टील का उत्पादन करेगा। RSP ने अब तक विभिन्न नौसैनिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए कड़े गुणवत्ता विनिर्देशों का पालन करते हुए 7,000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूस। भारत और रूस नौसेनाओं ने 14 जनवरी 2022 को अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने रूसी संघ की नौसेना के विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ अभ्यास किया। एक पासिंग अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इसमें भाग लेने वाले दो नौसेनाओं आपदा या युद्ध के समय सुचारू रूप से समन्वय एवं संवाद करने में सक्षम रहे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, श्री अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मृति स्वरूप एक डाक टिकट जारी किया है। 18 वर्ष से ऊपर के 93% लोगों को पहली खुराक लगाई गई है और 70% आबादी को पूरी तरह टीका लगाया जा चुका है। भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जनवरी 2022 में अपना पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 16 जनवरी 2022 को अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य अपराधों, जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना है। पॉडकास्ट का पहला एपिसोड किस्सा खाकी का 16 जनवरी 2022 को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रस्तावित किया गया। पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका वर्तिका नंदा सुनाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र ने पूरे भारत में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप लॉन्च किया है? सेंट्रल डायरेक्टर परचेज सेंटर CDPC, सेंट्रल ऑफिस एक्सचेंज सर्विस, सेंट्रेक्स सर्विस सेंटर CSC, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSC। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC। कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC ने योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करेगा। ऐप के तहत नामांकन ग्रामीण स्तर उद्यमियों द्वारा किया जाएगा जो पूरे भारत में CSC का प्रबंधन करते हैं। यह साइबर सुरक्षा, 3D प्रिंटिंग आदि जैसे पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC
के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? बीनी महाजन, रविंद्र शुक्ला, डॉक्टर ए शक्तिवेल, नरेंद्र कुमार गोयनका। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका ने 17 जनवरी 2022 को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पद्मश्री डॉक्टर ए शक्तिवेल ने उन्हें पदभार सौंपा। एईपीसी कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है। गोयनका टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री के संस्थापक हैं और प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत में सबसे बड़े परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एम के प्रसाद का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, पर्यावरण, साहित्य, मेडिसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण। प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के केरल सरकार के कदम के खिलाफ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक थे। 80 के दशक में शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साइलेंट वैली वनों की रक्षा करना का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में नवी म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? नवी लिक्विड फंड, नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, नवी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, नवी फ्लेक्सी कैंप फंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नवी म्यूचुअल फंड ने नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह निफ्टी बैंक इंडेक्स की नकल पर बनी एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना है। यह इंडेक्स फंड देश को सबसे ज़्यादा लिक्विड और बैंकिंग शेयरों में निवेश करेगा। एनएफओ जनवरी 2022 में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने निम्नलिखित में से किस शहर में आभासी रूप से वर्ल्ड एक्सपो में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुबई। 17 जनवरी 2022 को एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में आभासी रूप से एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री के केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित खादी इंडिया फिल्म वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई का आयोजन ब्यूरो इंटरनेशनल देश एक्सपोजिशन BIE के तहत कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर थीम के साथ किया जा रहा है। एक्सपो में MSME मंत्रालय की भागीदारी से भारत में MSME पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और साथ ही विभिन्न देशों की सरकारों, व्यापार और उद्योग जगत के लीडर के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने KVIC द्वारा निर्मित खादी इंडिया फिल्म का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने ओपन डेटा को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की है? नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ ने ओपन डाटा अपनाने को प्रोत्साहित करने और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की है। यह 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 100 स्मार्ट शहर हिस्सा लेंगे और स्मार्ट शहर ओपन डाटा पोर्टल पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट और डेटा ब्लॉग प्रकाशित करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, 2021। सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। उन्हें 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और ओडिशा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कई काम किए हैं। कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? 1966, 1976, 1986, 1996। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 1986। कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिनमें उनको 2 बार चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता एवं गुरु अच्छन महाराज शामिल हैं। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण सहित प्रदर्शन कला में उनके सहयोग के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत कर्नाटक को कितने रुपए करोड़ में जारी करने की मंजूरी दी है? 550, 542, 734 या 828। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 642 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कर्नाटक को अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत 642 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत वर्षा जल संचयन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उपाय, भूजल स्तर को रिचार्ज करने के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के लिए पहल शुरू की जाएगी। दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।